नून लीग में थे जनाब पहले, फिर उसके बाद एक और पार्टी में थे, अभी तीसरी और किसी पार्टी में नहीं गया। आप भी तो पार्टी बदलते रहे, अपने बारे में बताएं, आप पहले कहाँ थे, कहाँ से चले, कहाँ पे पहुंचे? पीटीआई में था। नहीं आप लोग नहीं तो कल आप लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे, इस बात की क्या हमने पढ़ा इनकी दिखा भैया आपने पढ़ाया नहीं वजीर साहब, मुझे ये क्या जो है वो सर ये क्या गारंटी है, ये क्या कानून में आधार हमने ये क्या गारंटी है, नहीं ये क्या गारंटी है कि कल फिर इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? एक मिनट मौलाना साहब, आगे भाव बढ़ते हैं। मेरी प्रेडिक्शन है कि मौलाना साहब भाव बढ़ने के बाद हमारा जो भी इसने हिस्सा बकदर जुस्सा मौलाना साहब भी हिस्सा लेते रहे, जमीनों में लेते रहे। मौलाना साहब अपने चल के हमेशा बाहर खाया, मौलाना की बात पे चला है तो इस सियासी ट्रेंड का हमेशा हादसा मौलाना साहब की वजह से होता है। मौलाना साहब एक साइड बाहर खाते हैं, मौलाना को छोड़ के जाके मौलाना भाई नाज़रीन मेरा इनकी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग अपने भाव में कुल्हाड़ी मारने वाला होते हैं, ये वही आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। आप जानते हैं कि कुछ दिनों से हम गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को ख़ुसूसी तौर पर देख रहे हैं, और हमारी क्योंकि एक हमारा स्लोगन है कि वी आर द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल। इन लोगों को कौमी मीडिया पे क्योंकि कवरेज नहीं मिलती, ना कौमी अखबारात, ना कौमी टीवी चैनल्स, तो हम इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, और हम हर उस शख्स की, उस इदारे की, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं जिनको कोई ना छापता है, ना जिनको कोई सुनता है, ना जिनकी कोई बात करता है, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं आज। और आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत सारे वैसे तो मसाइल हैं, आईनी मसाइल, अमन व अमान का मसला, फिरकावारियत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नाकाम है फैलाने की कोशिश करने वाले। बहरहाल ये भी मसला है, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मसला है वो गंदम का मसला है, आटे का मसला है, रोटी का मसला है, जिंदगी का मसला है, जीने का मसला है। तो इस मसले का हल ढूंढने के लिए हमने एक ही हलके के दो उन मुतहारिम लोगों को इकट्ठा बिठाने की कोशिश की है। कैसे बिठाया ये तो एक हमारे लिए पूरी अलग दास्तान है, लेकिन हमने ये आपस में एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें भी करते रहे हैं, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि आज हमारे कहने पे ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। एक जनाब हमारे साथ मेहमान हैं, जनाब हाजी रहमत खालिक साहब, आप वज़ीर हैं एक्साइज और टैक्सेशन के और ज़कात व उश्र के, JUI से आपका ताल्लुक़ है। जनाब हाजी साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुके हैं, और इस वक्त आपकी साहबजादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिज़र्व सीट के टिकट पे इस वक्त PTI के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी नुमाइंदगी करते हुए कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, IT के मिनिस्टर हैं। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी के हैं और ये इस वक्त अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बात शुरू करते हैं वज़ीर साहब से, और क्योंकि मामला वज़ीर साहब ही आज की इस अदालत में, जो एक अवामी अदालत कही है या एक जो फोरम है, उस पर जवाबदेह हैं। वज़ीर साहब आखिर क्या मसला है? हम देख रहे हैं कि कोई महीने से ज़्यादा हो गया, 28-30 दिन हो गए हैं। उससे पहले जो धरने थे उनको हम गिन ही नहीं रहे, पहले एक तबका आ गया, फिर दूसरा तबका आ गया, अब ये 28-30 लोग हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तबकात की तकसीम नहीं है, इसमें सारे इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि भूख का मसला है, रोटी का मसला है, और रोटी और भूख का जब मसला पैदा होता है तो फिर ये मज़हब, ये फ़िरके, ये अक़ीदे बहुत पीछे रह जाते हैं। आज सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप और आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए आपने थोड़ा हमवार किया। और गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का मसला ये आज का नहीं है, ये जब से गिलगित बल्तिस्तान भुट्टो साहब ने ये सहूलत दी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, उस वक़्त से लेके अभी तक ये इशू चला आ रहा है। तो उस वक़्त सब्सिडी किराए पे था, गंदम मार्केट रेट के मुताबिक लाहौर में जो मन की कीमत है वो उसी कीमत पे गिलगित बल्तिस्तान में मिलता था। ठीक है, किराए पे सब्सिडी था। किराया सरकार जो है, मरकजी हुकूमत जो है वो अदा करती थी। ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ साहब की दौर आया, उस दौर में फिर जो है दरमियान में उसने एक लेटर किया, उस लेटर की थे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मजीद सहूलत मिला, और जिस रेट में यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जिस रेट में मिलता था उसी रेट पे गंदम, यहाँ कीमत बढ़ती गया तो भी गिलगित बल्तिस्तान में उसी रेट पे गंदम मिलता रहा। ठीक है।
मिलता रहा। फिर मेहदी शाह साहब की दिल्ली बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत आ गई, मेहदी शाह साहब की पहले हुकूमत आ गई। उस वक्त फिर मेहदी शाह साहब ने थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया तो लोगों ने फिर इसी तरह धरना दिया, जेल से जुलूस किया। तो फिर मेहदी शाह को वापस लेना पड़ा। वो चीज़ वापस लेने के बाद और कोई सूरत हाल मरकजी हुकूमत ने नहीं माना तो उसको 2 लाख बोरी, 18 लाख बोरी से 2 लाख कम करके उसकी कीमत अदा करना पड़ा। ठीक है। मेहदी शाह की दौर में 18 लाख से 16 लाख बोरी पे आ गया। ठीक है। फिर हफीज हफीजुर रहमान साहब की दौर 16 लाख या 16,000? 16 लाख बोरी। अच्छा, 16 लाख बोरी जाता था। 18 लाख बोरी आता था मेहदी शाह की दौर में। है ना? वो 18 लाख से कम होके 16 लाख बोरी मिलने लग गए। हालांकि आबादी बड़ी होगी, वहाँ लोगों को कीमत नहीं बढ़ा, इसलिए वो गंदम की बोरी कम करके इधर कीमत अदा किया गया। ओके, अच्छा। फिर हफीज हफीजुर रहमान की दौर में 16 लाख आता था, उसने कीमत नहीं बढ़ाने की वजह से 16 लाख से 14 लाख बोरी पे आ गया। 2 लाख बोरी जो कम करके लाया, कीमत इधर अदा करके, जो सब्सिडी था वो सब्सिडी का पैसा इधर दिया, देख के 2 लाख बोरी कम लाया। अच्छा, कम लाया और फिर कीमत भी बढ़ाया कोई 400 रुपये हफीज हफीजुर रहमान की दौर में। ठीक है। फिर आ गया हमारा साबिका सीएम साहब की दौर। ठीक है। उसमें उसने 2 साल कीमत नहीं बढ़ाया तो 14 लाख से 12 लाख बोरी पे आ गया। 12 लाख 18 हजार बोरी आ गया पिछले जून में आ गया। तो फिर उसको कीमत बढ़ाना पड़ा, 2100 पे ले गया। 2100 पे ले गया और मजीद ये 5200 पे ले जाने का ताया जो है तयशुदा प्लान इसका बना हुआ था साबिका सीएम का। तो फिर अभी हमारा हुकूमत आ गई दैबर वालों की, तो दैबर प्लस की लीवर सर की तमाम मेम्बरान उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा हाजी गुलवर साहब ने तमाम मिनिस्टरों के सामने ये इशू रखा कि ये इशू है, ये मुश्किलात है। पहले हुकूमत ने ये तय किया है मरकजी हुकूमत के साथ, अभी हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तो गंदम 8 लाख बोरी आता है। जनवरी में हमारे गंदम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद लोगों को गंदम देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। लिहाजा हमें गंदम जो है वो कीमत बढ़ाना पड़ेगा और कुछ पैसा जो है मरकजी हुकूमत देगी 5-5.5 अरब तक, कुछ जो है हम अपने आवाम के ऊपर डालेंगे, कुछ सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेंगे, करके गंदम 16 लाख बोरी लाएंगे। ठीक है। तो इस पे हम सब मुतफिक हो गए। सही है। कैबिनेट की जितने मेंबर थे सबसे पहले इनको एतमाद में लिया। ठीक है। सीएम साहब ने उसके बाद फिर तमाम स्टेक होल्डर को, जितने भी तंजीमें हैं हमारे, सियासी तंजीमें हो, मज़हबी तंजीमें हो और बाजारी ताजिर बिरादरी हो, सबको एतमाद में लेने की कोशिश करके नेगोशिएशन करके 40-45 दिन नेगोशिएशन करके फिर जो है आखिर में 36 रुपये पे फाइनल हो गया। फी किलो 36 रुपये पे फाइनल हो गया। तो ये हमने कोई भी सियासी हुकूमत अपने कौम के साथ ज्यादती करके वापस उस कौम के पास जाना है। समझ गए, बिल्कुल ठीक हो गया। हमने तो कौम आवाम के पास जाके उनकी पाँव पड़ के वोट लेते हैं। ऐसा ही है। तो उनकी गंदम की कीमत बढ़ा के उनके साथ ज्यादती करके उनके पास कैसे जा सकते हैं? सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मजबूरी की सूरत में ऐसा किया। ठीक, ये रेट बढ़ गया है और मरकजी हुकूमत ने 5.5 अरब रुपए देना है और बाकी जो है वो सूबाई हुकूमत के पास और कोई इजाज़त नहीं था। ठीक है। तो 16 रुपये मस्जिद, 15 रुपये मस्जिद आवाम के ऊपर डाल के 15 रुपये किलो, 15 रुपये इजाफी, 15 रुपये फी किलो ठीक हो इजाफी डाल के हमने ये गुंजाइश निकाला। और उसके अलावा जो है वो हमारे जो भाई इस वक्त धरने में है, चलो इस पे बाद में बात कर लेते हैं, फिर उनको भी मौका देते हैं। अच्छा जी, जनाब डॉक्टर जमान साहब, वजीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 15 रुपये किलो ये कह रहे हैं कि हमने गंदम महंगी कर दी, लोग सड़कों पर हैं। ये एक बात ये इन्होंने की कि माजी के जो हुक्मरान थे उन्होंने मैनेजमेंट की हुई थी, वो अपने कोटे से गंदम बेच के तो उधर सपोर्ट कर रहे थे। सब्सिडी वाला चक्कर तो फिर इसका मतलब है कहीं था ही नहीं, ये तो खुद इनकी अपनी मैनेजमेंट थी। तो इस मसले का हल क्या हुआ फिर? बहुत शुक्रिया आप अली रज़ा अलवी साहब, आपकी पूरे चैनल का, पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस बर्न इशू पे हमें बोलने का मौका दिया। हाजी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मेरे भाई हैं,
لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں انہوں نے مان لی کہ جی اس سبسڈی کو دینے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا بالکل، تو وہ سبسڈی دیتے رہے اور 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئی. صحیح ہے. یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس کو ان کا اپنا اوپینین ہے، لیکن مسئلہ تب خراب ہوا جب پیسوں پہ آ گئے کہ پیسے اتنے ہونے چاہیے، اتنے پیسوں پہ اتنی گندم خرید سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ تھا بوریوں کا کہ بوریاں ہماری پاپولیشن کے حساب سے وہ تھی، ایلوکیشن تھی یہاں سے. صحیح. پھر ٹرانسپورٹیشن ہماری پاسکو کے تھرو تھی. لیکن جب یہاں پہ عوام کے اوپر وفاق میں اس وقت نواز شریف صاحب نون لیگ کی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی. پہلی دفعہ جب ڈسٹربنس ہوا 2014 میں تو عوام سڑکوں پہ آئے، اور اس وقت قیمت بہت بڑے ایک بحران کے بعد، احتجاج کے بعد، 20 دن احتجاج کے بعد، پھر فیڈرل گورنمنٹ اور گورنمنٹ گلگت بلتستان نے مل کے یہ فیصلہ کیا. عوامی جو ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت 2014 میں 11 روپے پر کلو کے حساب سے فیصلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے سر. وہ یہ ہوا کہ 1100 روپے کا 100 کلو kg کا جو گندم ہے وہ ہمیں 1100 میں ملے گا. یہ طے ہوا، اس کے بعد چلتا رہا. پھر درمیان میں انہانسمنٹ ہوتی رہی، اس کی وہ قیمت پہنچ گئی 2000 پہ. جب پچھلے مہدی شاہ صاحب، خالد خورشید صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے نہیں بڑھائی قیمت. پریشر ان کے اوپر بھی تھا وفاق سے کہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے. یہ IMF کا بھی تھا، یہ وفاق کا بھی تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے بات کی قطع کلامی معاف کہ اگر انہوں نے گندم نہیں بڑھائی لیکن انہوں نے اپنی گندم بیچ کے پیسے پورے کیے نا، یہ بھی تو کوئی مینجمنٹ نہیں تھی. میں ضرور بتاتا ہوں. ہاں جی. تھوڑا میرا جواب تھوڑا لمبا ہوگا لیکن میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں. ہاں جی. میں ویسے ریکویسٹ کروں گا کنسائز رہیں کیونکہ ہم تاکہ بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کر لیں. اور یہ ہے کہ اس کے بعد جب ان کی حاجی صاحب کی حکومت، حاجی گلبر صاحب کی حکومت آئی، تو میں اس پہ اعتراض ہمیں یہ ہے عوام کو کہ انہوں نے جو عوامی ریپریزنٹیٹیو یا مختلف تنظیموں کے لوگ لے کے گئے، یہ ان کے پیڈ لوگ تھے، ان کے اپنے بندے تھے. انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے لے جا کے ان سے سائن کرایا. خود انہوں نے ایک بیوروکریٹ کے کہنے پر اس کے کیلکولیشن پہ انہوں نے فیصلہ کیا. ہونا تو یہ چاہے تھا کہ یہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہے، ان کو چاہے تھا اسمبلی کے اندر پیش کرتے. اسمبلی کے اندر انہانسمنٹ سڈنلی نہیں ہوتی ہے. ان کو چاہے تھا کہ گریجولی اس کو انکریز کرتے، عوام کے ساتھ بیٹھ کے کرتے. وفاق میں اس وقت یہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہاں پہ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے اس طرح کے. اس سچویشن میں یہ فیصلہ کرنا ایک دم 5200 پہ لے جانا میرے خیال میں یہ غلط فیصلہ تھا اور اس کو ہم نہیں مانتے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب انہوں نے خود 3600 پہ لایا تو 3600 پہ بھی لوگ نہیں مانتے. لوگ روڈ پر ہیں، مائنس ٹمپریچر میں اس وقت لوگ وہاں دھرنے پہ بیٹھے ہیں، لوگ باقاعدہ لانگ مارچ پہ نکلے. تو ان کو یہ فیصلہ، میں نے کل حاجی صاحب گلبر حاجی صاحب کو بھی کہا، دیامر سے اس کا تعلق ہے، اور گورنر صاحب کو میں نے کہا، ابھی حاجی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ریورس کرے، اس نوٹیفیکیشن کو ریورس کرے، کیونکہ ریورس کرنے کا یہ خود کر سکتے ہیں کیونکہ نوٹیفیکیشن جی بی سے ہوا ہے. پہلے تو بلیم کرتے تھے وفاق سے ہوتا ہے، وفاق سے ہمارے اوپر امپوز ہو جاتا ہے. نہیں، انہوں نے فیصلہ خود کیا ہے تو خود اپنا فیصلہ واپس لے لے. دو ان کے پاس سولوشن ہے، میں سولوشن بتاتا ہوں. یا تو یہ ٹل فردر گورنمنٹ جو وفاق میں سیٹ اپ آتا ہے ان پہ چھوڑ دے، وہ فیصلہ کرے، وہ کیلکولیشن کرے، وہ سبسڈی دیتے ہیں نہیں دیتے ان کا فیصلہ ہونا چاہے. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کاکڑ صاحب کا ہے یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اتھارٹی بھی نہیں ہے، نہیں ان کے پاس ایسی گنجائش ہے کہ یہ کچھ کر سکے. یہ ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کو ٹوٹلی ریورس کرے اور 2000 پہ یہ گندم دے دے. نہیں دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کا جو سمندر چل پڑا ہے یہ رکے گا نہیں. اور یہ حاجی صاحب اور حاجی گلبر صاحب جی ہاؤس میں بیٹھ کے اس سمندر کو نہیں روک سکتے. اور اس سے کیا ہوتا ہے سر، میری لاسٹ سوال کہ یہاں ہمارے ادھر اپسیٹ ہوتا ہے، کوئی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے تو یہ انڈیا کے چینلوں پہ دکھایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان والے تو بڑے پاکستانی بنتے تھے، ان کو تو ایک گندم کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، کر کے ہماری اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. گو کہ یہ سیٹ اپ یہ جو یہ سبسڈی والا کھاتا بھٹو صاحب نے دیا تھا،
तो भट्टू साहब ने दिया, अच्छा काम किया था, इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। मैं इस गवर्नमेंट का, पीपल पार्टी भी इसका सेटअप का हिस्सा है, हम स्टेक होल्डर है, लेकिन मैं अवाम की बात करता हूँ। कल हाजी साहब ने भी जाके अवाम में ये वोट मांगना है। अब हाजी साहब कैसे कह सकते हैं कि जी गंदम की सब्सिडी की कटौती करके जाके कहें जी अवाम हमें वोट देंगे। हाजी गुलबर भी यही समझते हैं कि मुझे तो वोट वैसे भी कौमियत के नाम पे या मेरे इलाके के नाम पे या मैं बड़ा पॉपुलर हूँ तो देंगे। तो वो ज़माने नहीं रहे जो ये। चले ठीक है, आपकी बात आ गई भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बात हुई। मैं तो, मेरी बात तो इससे आगे है, खाली वोट लेना या असेंबली में पहुंचना, मेरा ख्याल है ये एक बुनियादी बात तो है लेकिन मजमूई बात नहीं है। बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं। क्या प्रॉब्लम है कि आराम से नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए और आइंदा आने वाली हुकूमत तक दे और शामिल कर जरूर। भुट्टो साहब ने ये गंदम पे सब्सिडी किराए पे दिया था और भुट्टो साहब की दौर से लेके 99 तक मार्केट रेट बढ़ गया तो गंदम की कीमत भी बढ़ते गए। या जो यहाँ मार्केट रेट था वही रेट के मुताबिक गिलवेस्तान में गंदम मिलता रहा। किराए पे सब्सिडी थी, 850 रुपये तक, 99 तक 850 रुपये पे गया था गंदम की बोरी। भुट्टो साहब के दौर में 72 रुपये का बोरी मिलता था। अगर वो गंदम पूरे पे सब्सिडी था तो वो 850 पे कैसे गए? 99 मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर करके आया तो उसके बाद उसकी मेहरबानी है, गंदम यहाँ जिस रेट पे था उसी रेट पे, दिल्ली में जिस रेट पे मिलता था उसी रेट पे उसमें गंदम दे दिया। लेकिन दरमियान में कोई 32 अरब रुपए का मतलब जो है वो कर्जा आ गया गिलवेस्तान में। यहाँ मार्केट रेट के मुताबिक गंदम बढ़ते गए, यहाँ यास्को को गंदम का कीमत अदा नहीं हुआ, 32 अरब रुपए कर्जा आ गया। दरमियान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, उसने वही कर्जा अदा किया यास्को को और फिर जो है गिलवेस्तान की सूबाई हुकूमत को कहा कि आप सब्सिडी पे आ जाओ, हम टोटल आपको 6 अरब रुपए देंगे और 6 अरब रुपए पे अपना गंदम खरीदोगा। उस वक्त वो 6 अरब रुपए थे। अभी वो 6 अरब से 9.5 अरब पे गया था हमारी हुकूमत आने तक। हमारे हुकूमत आने के बाद अभी कोई 15 अरब पे गया। 5.5 अरब रुपए मस्जिद निगरान हुकूमत ने दिए हैं आपको गंदम के लिए। ठीक है, अब 5.5 अरब का शर्त पे हमने भी रेट बढ़ा के गंदम बढ़ा के 16 लाख बोरी किया। नहीं, लेकिन 5.5 अरब आपको मिलने के बाद तो गंदम सस्ती होनी चाहिए ना, आपको इंसेंटिव देना चाहिए आवाम को। आपने फिर महंगी कर दी। इस वक्त मार्केट रेट जो है वो रेट के मुताबिक 22 अरब रुपए चाहिए हमें। सही, सालाना 16 लाख बोरी गंदम के लिए 22 अरब रुपए चाहिए। 15 अरब दिए गवर्नमेंट ने। 15 अरब इन्होंने दिया तो 3-4 अरब हमने आवाम के वो डाल दिया। 1.5-2 अरब रुपए सूबाई हुकूमत देगी, देखिए वो 22 अरब पूरा करना है। देखे ना, पाकिस्तान के वाली वारिस आपसे तो बहुत खुश हैं, आपको बरसर इक़्तिदार लाए गरीब को हटा के, तो इन्हें कहीं पैसे दें हमें रोटी खाने के लिए तो पूरे करें पैसे हमारे। दूसरा ये है कि अभी मरकज में इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी को जो भी हुकूमत आएगी उनसे बात करके अगर हमारे लोगों के लिए ये सहूलत हम फ्री करा सकते हैं तो हमें खुशी होगी, हमें इंतहाई बड़ी खुशी होगी। लेकिन आप उन लोगों को एंगेज नहीं कर रहे। जो हमारे लोग जो धरने पे धरना दे रहे हैं, इससे हमें एक खतरा भी महसूस हो रहा है, कहीं ये गंदम का सब्सिडी जो मिल रहा है ये भी खत्म ना हो जाए। नहीं, खत्म हो जाएगा तो लोग और मुश्तैल हो जाएंगे। मुश्तैल होके क्या करेंगे? मुश्तैल होके किसी का क्या हक है? ये इज्जत मिल रहा है ना गिलवेस्तान को, एक इजाफी वजीर साहब माजरत के साथ ये तो आप ठंड में बैठे हुए लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि उठ जाओ, बात नहीं कर रहे हैं आप उनसे। आप उनको, वजीर साहब आप उन्हें डायलॉग्स में एंगेज करें, बातचीत में एंगेज करें, ताकत ना दिखाएं कि नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगी। हम ताकत नहीं दिखा रहे हैं, उनकी हथकड़ी की वजह से कहीं मतलब जो है वफाकी इदारे इस पे न पहुंचे कि ये जो मिल रहा है ये इनको मतलब जो है वो नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है, याद है इसको खत्म करो। पूरा मुल्क में कहीं भी सब्सिडी नहीं है। जी आप क्या कहते हैं? ऐसा वजीर साहब ने तो आपको सीधी सीधी धमकी लगा दी है भाई, तो आप लोग बैठे हैं एहतजाज में तो ये तो काम खराब हो जाएगा। स्टूडियो में धमकी तो दे सकते हैं, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अवाम है और अवाम जब निकलती है ना तो 2020 में भी यही कह रहे थे लोग कि जी ये लोग तो बस चंद लोग हैं। जब अवाम सड़कों पर आई तो मजबूरन करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हाजी साहब और उनकी पूरी कैबिनेट का फेस सेविंग चाहते हैं कि ये लोग रिवर्स करें, नहीं करेंगे तो हम रोड पे मज़ीद आएंगे तो इनको छोड़ के वज़ीर आज़म या हाई लेवल पे कहीं से इंटरफेरेंस होगी,
और रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा तो इनके पल्ले कख नहीं रहेगा, इनको जरा इज्जत नहीं मिलेगी, फिर कहेंगे फलां साहब आए थे वो करा गए। आपको करना चाहिए ये बात। एक और चीज हाजी साहब धमकी देने के बजाय हाजी साहब जाके या उनकी कैबिनेट जाके वजीर आजम से अपने लिए टिम्बर की पॉलिसी चाहते हैं, टिम्बर की ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, पर्सनल चीज के लिए तो ये दरखास्तें लेके जाते हैं। इनको चाहे कि जाके अवाम के लिए, अवाम ने इनको मिनिस्टर अवाम की वजह से। आपने एक नई खबर दे दी, ये टिम्बर की ये कौन साहब चाह रहे हैं? वजीर आला साहब जो मौजूदा है। बस आप खुद उससे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। नहीं, ये कैबिनेट के लोग हैं या क्या है? ये बड़ा इल्जाम हो गया जी। ये टिम्बर की स्मगलिंग का मामला है या टिम्बर के लिए आप वजीर आजम को मिल सकते हैं और आटे के लिए नहीं मिल सकते? ये अवाम के लिए नहीं मिल सकते हैं और अपने पर्सनल एफर्ट्स कर रहे हैं। घर का सरबराह वो अच्छा होता है, घर की अपने हाजी साहब मेरी बात कंप्लीट नहीं, एक मिनट सर, एक और हाजी साहब ने धमकी दी है कि जी 22 अरब हम नहीं दे सकते, हमारी टीम जो पॉलिसी वापस हो जाएगी। देखे सर, आपको पता है स्टील में डेड प्रोजेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल। 25 अरब रुपए देते हैं, उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे ही है। पीआईए खसारे में जा रहा है, 75 अरब रुपए दे रहे हैं। हमारी अवैजी साहब के कहने मेट्रो पे देते हैं, पूरा पाकिस्तान सब्सिडी पे चल रहा है। ऐसा ही तो है। हम तो खून देते हैं। 22 अरब की तो औकात ही कोई नहीं है और वो रोटी खाने के लिए। और चीज है ना, हम यूनिफॉर्म के बगैर सिपाही है पाकिस्तान के, हम गद्दार नहीं है, हम सिपाही है। तो अभी आप ये कहें कि जी 1948 में तो हम फौज को 1 पाव देते थे राशन, अभी ये वापस करो। तो आपने कभी नेगोशिएट किया पीआई वालों से? तुम्हें तनख्वाह नहीं देते, तुम्हें कम देते हैं, तुम लिहाजा सब्सिडी की रिकवरी दे दो अपनी। चले, हमने कुछ और मौजूदात को भी टच करना है, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है, लेकिन हम बातचीत जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा करना चाह रहे हैं। मैं आवाम से दरखास्त करना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा मतलब जो है तूल न दे दे, नई हुकूमत आना तक थोड़ा सा। कौन दे रहा है सर? आप उनके साथ मुज़ाकरात करें ना वजीर साहब, हाजी साहब मुज़ाकरात करें। मेरे पास खबरें हैं, एक जुमला मेरे पास खबरें हैं। आप धरने में बैठे हुए लोगों पर शेड्यूल 4 लगा रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये पर्चे काट रहे हैं, हाँ जी, एफआईआर कर रहे हैं, दोस्त धांधली कर रहे हैं। आपकी वसादत से अपनी गिली सर की आवाम से दरखास्त करता हूँ कि नई हुकूमत आके सेटल होने तक थोड़ा सा तो आप दे देना, आप रिवर्स करें। उसके बाद नई हुकूमत से मिलते हैं, नई आने वाली हुकूमत से उनके साथ ये नेगोशिएशन करते हैं, बैठते हैं, जितना रिलीफ उनसे मुझे बताएं सर। लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत यहाँ की उस पोजीशन में है, नाम उस पोजीशन में है कि इस रेट को कम करके सर ये एक पोजीशन में तो है ना, सब आप बढ़ाने की पोजीशन में है, कम की पोजीशन में नहीं है। क्या बात है? लोगों की पेट भरने के लिए बढ़ाने की पोजीशन में थे, बढ़ाया सर। देखो अब पेट एक दाना नहीं बढ़ा है, गंदम की चोरियां वही हो रही है, गंदम की मिसयूज लीकेज वही हो रही है। हाजी साहब मुझे बताएं कि ये जो कोरोना में हमारे गंदम उतार के पीसी जा रही है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हो, यहाँ मानसरे में हमारी गंदम पीसी जाती है उतार के सर, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। मैं बता दूं लीकेज है, ये लीकेज रोक सकता है। हाजी साहब को पता है, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बताएं सर, गिलगित बल्तिस्तान के मिलों में आटा पीस के गंदम वहाँ का कोटा लाकर पाकिस्तान में बेचा जाता है। आप मुझे बताएं, चलो हाजी साहब और मैं तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी जो सत्तू खा के बैठता है, जो गिरी का तेल की गुजारा करता है, जिसके बदन पे कपड़े नहीं, पाँव में जूता नहीं है, उससे ये एक्सपेक्ट करे कि ये 5200 दे सकते हैं, हम ना बना काटा उधर काटा सब्सिडी। अच्छा डॉक्टर साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं ये दुरुस्त है कि कोहिस्तान में, मानसेरा में रास्ते में आपकी गंदम चोरी हो जाती है? आज की नहीं, ये पुरानी भी है सर। साबित तो कुछ नहीं होता है ना, चोरों ने फोटो थोड़ी बनानी है कि हम गंदम उतार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हमारे। एक मिनट सर, चलो अभी ये कह रहे 17 की हमने कटौती की, इस वक्त सेरेना को जाता है सब्सिडी, इस वक्त जीबी स्काउट को जाता है, इस वक्त चीफ सेक्रेटरी को जाता है, इस वक्त मिनिस्ट्रू के घरों में जाता है, इस वक्त तमाम इदारों को जाता है, तो गरीब को दो किलो आटा भी नहीं मिलता। इसकी मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ। मेरे ही पिछले प्रोग्राम में आपके वजीर खुराक को सयाहत गुलाम मोहम्मद साहब तशरीफ फरमा थे, उन्होंने ये खबर दी कि हम मई से पहले ये जो अब सरीना की और जो बड़ी बड़ी बाकी जगहों की आपने नाम लिया सब्सिडी की, हाई अप्स की, वो कह रहे हैं उनकी हम सब्सिडी खत्म कर देंगे और वो सब्सिडी जो है आम पब्लिक को देंगे। कैबिनेट में कोई ऐसी बात हुई? बिल्कुल हुई, और बल्कि कम से गंदम मिलेगा आएगा। अच्छा हाँ, वो भी जून के बाद वो
प्लान स्टार्ट होगा। ये अल्लाह का नाम है, ये बेकारियों वाला तरीका ना बनाइएगा। ये हमारे पास भी ये बिलावल तक भी माजरत के साथ में उसकी भी तकरीर, कार्ड दे देंगे, ये कर देंगे, गरीबों का कार्ड, बेनजीर इनकम का कार्ड, सेहत का कार्ड, फलाना कार्ड, और राशन का कार्ड। एक कौम को कार्डों के पीछे लगाने की बजाय और अंगूठे देने लगाने की बजाय आप अगर कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि हर किसी को अपना फायदा हो, तो वहाँ बर्फ में क्या उगाएंगे आप? सर एक मिनट, एक बात बताना चाहता हूँ कि हाजी साहिबान दोनों, गुलबर हाजी हमारा सीएम है, गवर्नर हमारा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, हाजी साहब कैबिनेट का मेंबर है। मुझे ये बताया इन्होंने कितनी दफ़ा मीटिंग की सीरियसली कि जी हमारे साथ टेबल टॉक किए, हम खुद इधर से मिलने जाते हैं कि इस मसले का हल निकालो, पाकिस्तान की बदनामी हो रही, हमारी बदनामी हो रही, तो ये लोग बैठने को तैयार नहीं, हम किससे बात वैसे करें? एक बात तो इन्होंने की कि कम से कम हमारा जो हमारा भारत नहीं, वजीर साहब जो भारत में हमारी जग हंसाई हो रही है, उस जग हंसाई को रोकने के लिए ही आप इन लोगों को इंसेंटिव दे दें। सर ये पाकिस्तान की तौहीन है, इस सब्सिडी की वजह से हम बहुत बदनाम हो रहे हैं। ये बहुत कमजोर बातें हैं। दुश्मन ने तो आपकी कोई भी अच्छी बात या बुरी बात को लेके एक इशू तो खड़ा करना है ना, सही। वो हमारा दुश्मन है, जैसे भी खड़ा करे तो हमें दुश्मन को हंसने का मौका तो नहीं देना चाहिए ना। हमें चाहिए कि हम वो काम ना करें जिसकी वजह से दुश्मन हंसे हमारे ऊपर, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो आप उधर की सब्सिडी भी चलिए अगली बात की तरफ चढ़ते हैं, क्योंकि हमारा वो स्टाफ हमें बार बार कह रहा है कि टाइम क्लोज होने के करीब है। अगली बात ये है कि आपका ताल्लुक एक मजहबी जमात से है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब वाले, ठीक है जी। आप उसके नायब अमीर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है जी। इतलात हैं गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी प्लानिंग के साथ फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, वहाँ तकफीरियत को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहाँ भी जो हमने भुगता है यहाँ उस तरह का, वहाँ हालांकि बड़ी पुरअमन फजा हुआ करती थी, वहाँ बसों से उतार के लोगों को मारना जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा बुरा वाक़या हुआ है। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं जो वहाँ का अमन व अमान तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें हम खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, गिली बल्तिस्तान के लोग खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, बाहर से कोई नहीं है। सही। तो हमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बस गिली बल्तिस्तान के अमन कायम रखने के लिए हमारे किसी भी फिरके का बंदे को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर फिरके की बंदा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये इस्तेमाल होने से बचे। तमाम फिरकों के, तमाम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इस्माइली, वो आपके नूर बख्शी, ये वो यही वो है ना, सब इस्तेमाल हो रहे हैं। सब के अंदर मतलब 10% लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, कौन कर रहा है? हर कम्युनिटी के अंदर 10% लोग। दिमाग किसका है? दिमाग जिसका भी है वो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, डॉक्टर साहब को भी पता है। तो वो इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल ना हो जाए, बस किसी भी मंफी चीज के लिए इस्तेमाल ना हो जाए, अच्छे काम के लिए हो जाए, ठीक है। बुरे काम के लिए, गलत चीज के लिए, बुरे काम के लिए। डॉक्टर साहब, हाजी साहब कह रहे हैं, वजीर साहब कह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ तमाम मकातब फिक्र, मैंने नाम भी गिन दिए, उनमें से 10% लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान का अमन व अमान ख़राब हो रहा है। अगर गाड़ी से उतार के किसी को मारा जाता है, किसी की कमीज़ उतार के मारा जाता है, किसी चलती गाड़ी पर फायरिंग की जाती है, तो कौन करता है? दिमाग किसका है? पैसा कौन लगा रहा है? सर ये मैं अपने लोगों को ब्लेम नहीं करता, ये जहालत है जो हो रहा है। और जो अगर यूज़ हाजी साहब तो 10% कहते हैं, मैं तो कहता हूँ 1% भी नहीं है लोग, 0.1% होंगे जो इस काम में इन्वॉल्व है। और ये हो रहे हैं बाहर के एक्सटर्नल एनिमी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं लोग, अगर हो भी रहे हैं तो। अब यहाँ के अंदर के लोगों को लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा है? दुकानें बंद हैं, मस्जिदों में नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं जा सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, तरक्की नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा है, तो नुकसान किसका? अपना है। तो कोई बंदा ऐसा है जो अपने आप को खुद आग में जलाए। ये होता है बाहर से। हम 5 बड़े बड़े एटॉमिक क़ुव्वतों के दरमियान में हम प्रीशियस स्टोन है, हम बहुत एक दुनिया की कहते हैं तीसरी जंग वाटर पे होगी, वाटर पुलिसिंग शुरू हुई है। हम बहुत ही बड़े एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर हैं, हमारे जोग्राफिकल लोकेशन। हम वी आर द गेटवे ऑफ चाइना, वी आर द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। हमारी ठीक है, वजह मैं बताता हूँ। दुश्मन बताएं। दुश्मन कभी नहीं चाहता है कि चाइना के जो हमें सी पैक बन रहा है उसको कामयाब। कौन है दुश्मन? मैंने ये पूछा। एक्सटर्नल, मैं किसी का नाम लेके मेरे सामने थोड़ा करते हैं कि इंटरनल लोग। ये आसान नहीं है कि हम ये कहते हैं कि बैरूनी साजिश है, ये तो हमारे लिए दुनिया का आसान तरीन काम। नहीं, आसान साजिश
पैसा बाहर का चल रहा है और इस्तेमाल सहूलत कारी यहाँ से इंटरनल हो रही है, लेकिन बाकी ब्रेन बाहर का है, एक्सटर्नल। इस बात पे आप मुत्तफिक हो गए हैं, ये बात देख लें। हाजी साहब और डॉक्टर साहब, वजीर साहब और पीपल्स पार्टी के लीडर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बाहर से हो रही है, लोकल लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अनरेस्ट है ये पूरे बाहर एक्सटर्नल है, यूज होते हैं बाहर। जिस घर में हम आया है, सहूलतकार लोकल होता है। जिस घर में हम आया है, आपने बुलाया नहीं तो हम आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकते, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बड़े सारे घर है, सही है, जो अंदर से इस्तेमाल नहीं होंगे तो कोई आ सकते हैं बाहर। जी वजीर साहब, हाजी साहब, क्या कहते हैं, आपका कोई पैगाम नाज़रीन के लिए? मेरा पैगाम अपने गिलगित के आवाम जो इस वक्त इस सर्दी में धरने में है, उनसे ये है कि इस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं होने की वजह से आपको ये तकलीफ हो रहा है। हमने आपकी बेहतर मुफाद में ये फैसला किया है कि करके आज भी वल्लाह हमारे दिल में ये नहीं है कि हमने अपने लोगों के साथ ज्यादती करने के लिए किया है, लोगों की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। गंदम 8 लाख बोरी आता तो लोगों को गंदम ही नहीं मिलता था, 3 किलो गंदम मिलता था, अभी 7 किलो गंदम पहले हम मिलेगी है, 7 किलो गंदम लोगों को मिलेगा। अब मरकजी हुकूमत से और तमाम इदारों की सरबराह से दरखास्त है कि हमें 22 अरब रुपए दे दे, आज ही हम अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है जनाब, ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा वैलिड एक मुतालबा है। 22 अरब रुपए रियासतों और मुल्कों के लिए कुछ भी नहीं हुआ करते, और वो लोग जो हमारे सरहदी मुहाफिज हैं वहाँ अगर 22 अरब रुपया दे के एक बहुत बड़े मसले को हल किया जा सकता है, तो हमारा अरबाब इख्तियार से हमारा भी यही गुजारिश होगी 22 अरब रुपया दे दें। हाजी रहमत, पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी पार्टी बड़े भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमने गुफ्तगू बारहा सुनी, वो ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं हैं, अमन व अमान ऐसा नहीं है, हम जल्द से जुलूस नहीं कर पा रहे। एक तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है, और एक ओवरऑल आप इस पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग और काबीना में बैठे हुए लोग क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, एक तो सर्दी है और जमीयत की हल्के ज़्यादातर सर्दी वाला एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे वोटरों की वोट डालने के लिए रश जो है वो कम होगा कि अगर मौलाना एक तो इस वजह से कह रहा है। दूसरा, मौलाना को इस वक्त थ्रेट है, हर जगह पे जाके लोगों से मिल जुलना मुश्किल है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इस वक्त थोड़ा मुश्किलात है। मुश्किलात तो है ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कराना भी ज़रूरी है। इलेक्शन कराना भी मुल्क की लिए बुनियादी ज़रूरत है। इस वक्त हमारा तो निज़ाम रुका पड़ा है इलेक्शन की वजह से। मैं आपकी वसादत से पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त करूँगा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा हुकूमतें इस मुल्क के अंदर बनाया है और खिदमत उनके हाथ से जो आता था मुल्क के लिए किया है। इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम को चाहे कि 8 फरवरी को किताब के ऊपर मोहर लगा के एक दफ़ा हुकूमत जमीयत को करने का मौका फराहम करे, ताकि उनको भी चेक किया जा सके कि वो डिलीवरी कितना करते हैं मुल्क के लिए। तो सिर्फ वोट नहीं दे के बाद में बातें ज़्यादा करते हैं हमारी जमात के ऊपर, तो पहले वोट दे दे, मौका फराहम करें हुकूमत करने का, उसके बाद हमारे जमात के ऊपर फिर जितने बातें हैं वो करें, वो फिट भी आएंगे। ठीक है हाजी साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत है, वरना इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू हो सकती है कि आपकी जमात तो नून की भी इत्तेहादी रही, पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रही, आपने तो हर दौर में मजे लिए, अपोजिशन के भी, हुकूमत के भी, और अभी आप फिर कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ते हमें मौका दे देंगे। हमारी जमात किसी की इत्तेहादी दे रही है, वो हमारे इत्तेहादी रहे हैं। चले, हुकूमत में तो आप रहे हैं ना, हुकूमत बन सकती है, चल रही। आप तो वो लोग हैं जिन बैक वक्त हुकूमत में भी थे, अपोजिशन में भी थे। वही हम हकीकत पसंद लोग हैं ना, हुकूमत गलत करती है तो उसी वक्त हम अपोजिशन करते हैं, उसी के ऊपर। बहरहाल आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं जी पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया जनाब, ये सवाल जो हाजी साहब ने जवाब दिया, मैं थोड़ा सा अपने कायद की तरफ जाना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी यंग लीडर है, पहली दफ़ा 10 नुकाती माशी माशरती एजेंडा लेके आए, मंसूर लेके आए, और मुझे उम्मीद है कि उसको अगर कौम ने मौका दिया तो वो बेहतरीन तरीके से इस मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस कौम का मोरल अप करेंगे। और बेरोज़गारी हमारा झगड़ा किसी पार्टी के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा है तो महंगाई के साथ है, हमारा झगड़ा हमारे मुकाबला इग्नोरेंस के साथ है, इलिटरेसी के साथ है। तो ये हाजी साहब ने ये कहा कि जी हमें मौका दे, अगर फ़र्ज़ करो
ان کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ویسے بھی جیت جائے تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے تعداد کم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا ہے کہ ہمیں موقع دیتے ہیں، ان کو کب موقع نہیں ملا؟ یہ ہر حکومت کا ساتھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی اس حکومت کے ساتھ مجھے بتاؤ. مولانا صاحب سیاسی اسٹیپنی ہے، گاڑی کا پیچھے جو اسٹیپنی ہوتا ہے وہ اسٹیپنی کے بغیر ایک ادارے پہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. مولانا صاحب ایٹ اے ٹائم اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ حکومت میں بھی رہے ہیں. مولانا صاحب پہ یہ امید کرنا کہ یہ سیاسی طریقے سے تبدیلی لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے. لہٰذا ووٹ بلاول بھٹو کو دیا جائے، پیپل پارٹی کو دیا جائے. ہم وفاقی پارٹی ہے، ہم ہر ملک کے پورے چاروں کونوں میں بٹھایا، اسی لیے پی آئی کو بٹھایا، اسی لیے ریلوے کو بٹھایا. 100 بندے چاہے 3,000 لگا کے تو اس میں ادارے بیٹھ گئے. اس نے حصہ بقدر جسہ مولانا صاحب بھی حصہ لیتے رہے، زمینوں میں لیتے رہے. مولانا صاحب مولانا کی بات پہ چلا ہے تو اس سیاسی ٹرینڈ کا ہمیشہ حادثہ مولانا صاحب کی وجہ سے ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک مار کھاتے ہیں، مولانا کو چھوڑ کے جاتے ہیں. مولانا صاحب نے مار کھلانے والے جمہوریت کے بیڑا گھر مولانا صاحب. مولانا کو ہمیشہ دھوکہ دیتے لیکن پھر بھی مولانا پرواہ نہیں کرتے، چلاتے ان کو. نہیں، مولانا صاحب مفادات پہ کھیلتے ہیں. مولانا صاحب اجتماعی مفادات پہ نہیں کھیلتے. مولانا صاحب نے ہمیشہ ذاتی مفادات پہ ذاتی مفادات مولانا نے کیا لیا ابھی تک؟ مولانا نے ذاتی مفادات زندگی میں کبھی لیا نہیں ہے. وہ اجتماعی مفاد ہوتے ہیں، اس کا اجتماعی وہ بھی دینی مفاد ہوتے ہیں، اس کا کوئی دینی مفاد نہیں. مولانا صاحب کو اسلام نہیں چاہے، اسلام آباد چاہے، جس کے لیے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. باقی مفادات مولانا صاحب نے زمینوں کی شکل میں، نوکریوں کی شکل، منسٹریوں کی شکل میں، ہر چیز میں لیا. فارن منسٹر بھی رہا مولانا صاحب، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا مولانا صاحب، اپوزیشن لیڈر بھی رہا مولانا صاحب. اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام آباد بھی چاہے، اسلام آباد کے بغیر اسلام پھیلانا جو مشکل ہے. اس لیے نہیں مولانا صاحب مجھے بتاؤ، مولانا صاحب کے ساتھ یعنی اسلام پھیلانے کے لیے اسلام آباد ضروری ہے. اسلام کا بیڑا گرک ان لوگوں نے کیا ہے. یہ لوگوں کے اوپر قبضہ کرتا، دوسروں کے اوپر قبضہ کرتا، اسلام آباد میں آ کے اس کی بغیر قبضہ ہی نہیں ہوتا. لیکن بلاول وغیرہ سارے مولانا صاحب کے پیچھے ہاتھ بند کے کھڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. جب یہ پی ڈی ایم میں تھے تو آپ لوگ نہیں تو کل آپ لوگ پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اس بات کی کیا ہم نے پڑھنا ہے کہ نکاح میں ہم نے پڑھایا نہیں. وزیر صاحب مجھے یہ کیا جو ہے وہ سر یہ کیا گارنٹی ہے، یہ کیا گارنٹی ہے، یہ کیا گارنٹی ہے کہ کل پھر اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. ایک منٹ مولانا صاحب، میری پریڈکشن ہے کہ مولانا صاحب جو بھی آئے گا، آپ کی بات سنیے. میری پریڈکشن یہ ہے کہ مولانا صاحب جو بھی آئے گا اس کے پاؤں پکڑ کے جا کے اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھیں گے. ایک منٹ تو سنیں نا. نہیں دوسری بات، اسلام مذہبی رہنما ہے، ان کی توہین نہیں. علامہ صاحب دیکھو ان کو مسجد اور مدرسے تک ہونا چاہیے، ان کو اسلام آباد میں نہیں. یہ بےدین لوگوں کا کام ہے. لوگ پاؤں نہیں پڑتے کسی کا. دین سر عقیدے سے ہوتا ہے، دین انٹرنل ہوتا ہے. باہر میں بڑی سی کیموفلاج کر کے مسلمان ہوں. دیکھو اسلام کا باہر جو امپریشن غلط پڑا ہے نا، ان لوگوں کی وجہ سے پڑا. انہوں نے کیریکٹر لین اور قول و فعل میں تضاد ہے. یہ لوگ وہی نہیں ہے جو کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بہت سخت باتیں کر رہے ہیں. میں مذہب کے حوالے سے اور مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے سیاسی پارٹی ہے، آپ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں اور آپ ایک ہلکے کے ہیں، اس لیے آپ جانے اور آپ کا کام جانے. بھائی ناظرین میرا ان کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والا ہوتے ہیں، یہ وہی آدمی ہے جو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے. اگر انہوں نے کوئی فتویٰ لگا دیا تو آپ مارے جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے، رہنے دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والا ہوتے ہیں. میں سارے مسلمانوں کی بات، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں چند علماء جو صرف اسلام آباد چاہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس کی بات کرتے ہو. چھوڑو، تمہارا ہوگا. میرا اسلامی سربراہ میرا بلاول بھٹو ہے. بلاول اسلامی سربراہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا اپنا دعویٰ نہیں ہے. میں اسلامی سربراہ ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو اسلام پارٹی سربراہ کہیں نا، اسلامی سربراہ تو نہیں ہے نا. میرا نہیں ہے عمران خان، میرا عمران خان نہیں ہے. بلاول اسلامی سربراہ. میں بلاول بھٹو کو تگڑا دلیر لیڈر. ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہونا، آپ کا تو گھر میں بھی اتفاق نہیں ہے. آپ کی بیٹی پی ٹی آئی کی وزیر ہے، آپ پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہی جمہوریت ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. تو پھر آپ احترام رائے سے بات کریں نا، پھر آپ مولانا صاحب کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ایسی جمہوریت میں ہم لعنت مارتے ہیں جس گھر کے اندر مطلب ایک نہ ہو، ایک بیچ پہ نہ ہو. ایسا ہی ہے. چلیں بہت گھر کے شکریہ. اندر ایک بیچ پہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے
जी बात कर लें बात। पहले नून लीग में थे जनाब, पहले फिर उसके बाद एक और पार्टी में थे, अभी तीसरी में रहा है। और किसी पार्टी में नहीं गया हूँ। आप भी तो पार्टी बदलते रहे। अपने बारे में बताएं, आप पहले कहाँ थे, 2024 कहाँ से चले, कहाँ पे पहुंचे? मैं पीटीआई में था, उसके बाद मैंने पीपल पार्टी में पीएसएफ में था, तो मैं पहले ओरिजिनल पीपल पार्टी में था, पार्टी पीटीआई में गया, फिर पीपल में आ गया, अभी पता है किधर जाता है ये पता नहीं। तो बहरहाल ये तो ऐसी सूरत है नहीं ना, ठीक नहीं, मैं तो इस तरह कर रहा हूँ। तो मौलाना ये नवाज शरीफ पहले तहरीक इस्तिकलाल में थे, कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे, और ये तो उनको तो पता चल गया ना कि अभी ये कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान नहीं बना रही, वो अलग की हामी नहीं है, वो मुश्तरका हिंदुस्तान की हामी है, तो उन्होंने अपने नजरसानी कर ली। तो मैंने भी यही किया। आपका मैंने क्या भी हुआ? यही खान साहब जो तकरीरें कर रहा था, नहीं, सुनो, मैं खान साहब तकरीरों में देखो, मैं आप दावत दे देना इनको जब भी। मैं कोई किसी के कहने पे मुसलमान नहीं बना हूँ। ही इज द बाय चॉइस, ही इज इन जमीयत, आई एम विद चॉइस इन पीपीपी। हाँ सही है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, गुलामी नहीं तो फिर तुम्हारा शिना बोलो, तुम्हारी गुलामी की नहीं बोलते। खालिक साहब, वज़ीर एक्साइज और टैक्सेशन व ज़कात, जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़बान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये गुफ्तगू थी दो मुख्तलिफ तबकात फ़िक्र के लोगों की, दो मुख्तलिफ तबकों से नुमाइंदगी करने वाले लोगों की, कि उन्होंने क्या क्या सोच रहे हैं, क्या मुतालबा है, क्या टेंशन है और क्या उस मसले का हल हो सकता है। अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें आगाह करें, हमें बताएं कि हम और किस तरह मज़ीद बेहतर अंदाज में आपके मसाइल को उजागर कर सकते हैं। अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के मान।